Hello students, today we are going to continue chapter 3 that is motion in a straight line. तो इसमें आज हम लोग शुरू में टर्म्स देखेंगे स्पीड एंड वेलोसिटी। तो सबसे पहले हम लोग स्पीड को डिफाइन करेंगे। द स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज द डिस्टेंस ट्रैवर्स्ड बाय इट इन अ यूनिट टाइम। इसका मतलब है किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड वो डिस्टेंस है जो वो यूनिट टाइम में कवर करता है ना। यूनिट टाइम कुछ भी हो सकता है। तो ऐसा यूनिट जो इसकी बनती है वो बनती है मीटर पर सेकंड। मतलब ऑब्जेक्ट एक सेकंड में जितना डिस्टेंस चलेगा उसको हम लोग मीटर पर सेकंड बोलेंगे, है ना। जो यूनिट जो है डिस्टेंस की वो मीटर है और जो टाइम की यूनिट है वो है सेकंड। इसी तरह से अगर कोई भी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हम किलोमीटर में नाप रहे हैं और टाइम की जो यूनिट है वो आवर ले रहे हैं तो जो वो यूनिट बनती है वो कहलाती है किलोमीटर पर आवर। इसको इस तरह से लिखा जाता है ना। तो जो स्पीड का जो फॉर्मूला है वो सबको अपने को मालूम है पहले से ही। तो स्पीड है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। तो ये हुआ इसका फॉर्मूला। अब हम लोग इसके बाद ऐसा यूनिट भी डिफाइन कर चुके हैं इसके बाद हम लोग इसका डायमेंशन फार्मूला देखेंगे, है ना। तो हम इसी फार्मूले से जो हमने अभी बनाया है ना उसी से उसका डायमेंशनल फार्मूला भी निकाल सकते हैं। तो इसका फार्मूला हुआ डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस की जो डायमेंशनल फार्मूला है वो है एल और टाइम का डायमेंशन फार्मूला है टी। तो इस तरह से इसके डायमेंशन फार्मूला बना एल टी माइनस वन, या फिर हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, है ना। तो टी माइनस वन। तो हमने इसका डायमेंशन फार्मूला बना दिया। अब ये जो क्वांटिटी है ये एक स्केलर क्वांटिटी है, इसमें डायरेक्शन की इम्पोर्टेंस नहीं होती है। तो ये फैक्ट भी हम लोग को नोट कर लेना चाहिए। इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। दैट मीन्स for specifying speed we do not need to tell the direction, we just have to tell the measurement only because it's a scalar quantity। ठीक है। तो अब स्पीड जो है वो दो तरह की होती है। एक होती है कांस्टेंट स्पीड, एक होता है वेरिएबल स्पीड। तो अभी हम दोनों चीज़ों को देखेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम कांस्टेंट स्पीड या यूनिफॉर्म स्पीड को देखते हैं। तो यूनिफॉर्म स्पीड इसको इस तरह से डिफाइन करते हैं। इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस in equal intervals of time, then the speed of object is said to be यूनिफॉर्म स्पीड। मतलब ऑब्जेक्ट को इक्वल इंटरवल्स में इक्वल डिस्टेंसेस कवर करेगा, सेम डिस्टेंस, है ना। तो उसकी स्पीड को यूनिफॉर्म स्पीड या कांस्टेंट स्पीड कहा जाता है। ठीक है। तो एक ये पॉसिबिलिटी हुई। इसके अलावा इसी में एक और पॉसिबिलिटी होती है, वो होती है नॉन यूनिफॉर्म या वेरिएबल स्पीड। तो अब हम उसको देखेंगे वेरिएबल स्पीड। अब उसकी स्पीड कांस्टेंट नहीं है, वो वेरी कर रही है ना। तो वेरिएबल स्पीड मतलब क्या हुआ, इसी डेफिनेशन को हम लोग रिपीट करते हैं। यहाँ पे जहाँ इक्वल है वहाँ पे अनइक्वल कर दिया जाता है ना। तो इफ़ एन ऑब्जेक्ट covers unequal distances in equal intervals of time, then speed is said to be variable speed। तो हमने अभी देखा
कि ऑब्जेक्ट की स्पीड दो तरह से हो सकती है ना। तो अब अगर वेरिएबल स्पीड है तो फिर हम उसको किस तरह से जानेंगे कि अभी स्पीड कैसे है, या उसको किस तरह से स्पेसिफाई करते हैं वेरिएबल स्पीड को। तो वेरिएबल स्पीड को स्पेसिफाई करने के लिए दो और टर्म बनाए गए हैं ना, अपन उनको देखते हैं। तो उसमें से एक टर्म जो है वो है इंस्टेंटेनियस स्पीड, और जो दूसरा टर्म है वो है एवरेज स्पीड। अभी हम इन दोनों टर्म्स को डिस्कस करेंगे। ये दोनों टर्म वेरिएबल स्पीड को बताने के लिए, स्पेसिफाई करने के लिए कॉइन किए गए हैं, है ना। तो वी जस्ट फर्स्ट कम टू द इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो इसको किस तरह से डिफाइन करते हैं, जो पहला टर्म है ना, अब हम उसको डिफाइन करेंगे फर्स्ट टर्म को। अब हम इंस्टेंटेनियस स्पीड के डेफिनेशन देखते हैं। द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट एनी इंस्टेंट इज कॉल्ड इट्स इंस्टेंटेनियस स्पीड। मतलब किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, है ना, मोमेंट पे उसकी जो स्पीड होती है, उस स्पीड को उस ऑब्जेक्ट की इंस्टेंटेनियस स्पीड कहते हैं, है ना। तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, जो अगर हम कोई एक व्हीकल में हैं और उसकी स्पीड लगातार कम ज़्यादा हो रही है ना, समटाइम्स वी आर पुटिंग ब्रेक, अप्लाइंग ब्रेक्स, कभी हम एक्सेलरेटर लगाते हैं तो उसकी स्पीड लगातार कम ज़्यादा होती रहती है ना। तो जो गाड़ी का स्पीडोमीटर होता है ना, वो इंस्टेंटेनियस स्पीड देता है। स्पीडोमीटर जो रीडिंग देता है वो इंस्टेंटेनियस स्पीड की रीडिंग होती है, ठीक है। जैसे अगर सपोज करो हम हर सेकंड में गाड़ी की स्पीड बदल रही है, एक सेकंड में 10 किलोमीटर पर आवर हो गई, किसी में 12 हो गई, फिर नेक्स्ट फिर कम हो गई। तो अगर हम पूछें कि 11वें सेकंड में, 11th सेकंड में जो उसकी स्पीड है ना, तो अगर उस समय स्पीड हमने 12 किलोमीटर पर आवर देखी थी, तो ये स्पीड जो है 12 किलोमीटर पर आवर इंस्टेंटेनियस स्पीड कही जाएगी उस पर्टिकुलर सेकंड में, है ना। तो ये फिर जब बदलेगा तो ये भी बदल सकता है ना। अगर ये नहीं बदल रहा है तो वो फिर कांस्टेंट स्पीड हो जाएगी। ये जो अगर बार बार बदल रहा है हर सेकंड में तो वो वेरिएबल स्पीड कहला जाएगी, है ना। तो वेरिएबल स्पीड के लिए हमने जो पहला टर्म देखा वो था इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब उसके बाद एक और टर्म देखेंगे जो वेरिएबल स्पीड को स्पेसिफाई करता है, उसके बारे में जानकारी देता है ना। उस टर्म को बोलते हैं हम लोग एवरेज स्पीड, ठीक है। तो एवरेज स्पीड नेक्स्ट टर्म है, एवरेज स्पीड। The ratio of total distance traveled by the object to the total time of travel is called its average speed। इसका मतलब है टोटल डिस्टेंस अपॉन जब टोटल टाइम कर देते हैं तो हमको एवरेज स्पीड मिलती है ना। तो ये स्पीड्स का एवरेज नहीं है, इट इज़ कॉल्ड एवरेज स्पीड। दैट मीन्स टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम जब हम डिवाइड करते हैं तो हमको जो स्पीड मिलती है उसको हम एवरेज स्पीड बोलते हैं, है ना। तो अब हम लोग एक एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं, तो उससे एवरेज डिस्टेंस का, एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला है वो क्लियर होता है, ठीक है। तो जो एग्ज़ाम्पल हम अभी देखेंगे, अब हम लोग एक न्यूमेरिकल एग्ज़ाम्पल देखते हैं एवरेज स्पीड को समझने के लिए। टू सिटीज़ ए एंड बी आर 60 किलोमीटर अपार्ट। दो सिटीज़ ए और बी हैं, 60 किलोमीटर दूर पे हैं। इफ़ अ कार ट्रेवल्स विद स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर फ्रॉम ए टू बी and returns back with speed of 30 किलोमीटर पर आवर, कैलकुलेट द एवरेज स्पीड। इसका मतलब है जो कार है वो ए से बी तक जा रही है 20 किलोमीटर पर आवर से, और रिटर्न हो रही है बी से ए तक 30 किलोमीटर पर आवर तक। तो इसकी एवरेज स्पीड हमको निकालना है ना। तो हमको ऐसा लग रहा है कि आमतौर पे सभी यही सोचते हैं कि जो एवरेज स्पीड होगी वो 20 + 30/2 दैट इज़ 25 आएगी। बट जो एवरेज स्पीड है वो इन दोनों के बीच में 25 नहीं आती है, कुछ और आता है ना। तो वो चीज़ हमको समझना है कि वो किस तरह से आता है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम इसके सॉल्यूशन को देखें तो इसके सॉल्यूशन में हम जो है टोटल टाइम निकालेंगे, ए से बी तक इसको जाने में कितना टाइम लग रहा है और बी से ए तक आने में इसको कितना टाइम लग रहा है। उसके बाद अपन एवरेज स्पीड निकालेंगे, ठीक है। तो फॉर ट्रैवल फ्रॉम ए टू बी, अब हम ए से बी ट्रैवल को एनालाइज कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें जो डिस्टेंस है, ए से बी का डिस्टेंस है 60 किलोमीटर,
स्पीड भी दी हुई है। स्पीड है ए से बी, जब गाड़ी जा रही है तो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है। ठीक, तो टाइम निकाल सकते हैं। तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना। तो हमने वो फार्मूला लगा दिया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड 60/20, दैट इज़ 3 आवर्स। तो गाड़ी को ए से बी तक चलने में 3 आवर्स लगेंगे, है ना। नेक्स्ट सेम स्टेप हम रिटर्न के लिए भी रिपीट करेंगे। ठीक, अब हम लिखेंगे फॉर ट्रैवल फ्रॉम बी टू ए। अब इसके लिए भी हमारे पास सेम फैक्ट्स हैं, है ना। बी टू ए के लिए डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस वही है दोनों स्टेशन के बीच का दूरी, तो ये कितना है 60 किलोमीटर। स्पीड अब चेंज हो गई है ना। तो अब की बार जो स्पीड हो गई है, रिटर्न की स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर, तो हमने लिख दिया 30 किलोमीटर पर आवर। और अब टाइम हम देखते हैं, है ना। तो टाइम के लिए फिर से वही फार्मूला लगाया जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब की बार डिस्टेंस जो है 60 और स्पीड है 30, तो ये आया 2 आवर। तो गाड़ी को जाने में लगा 3 आवर्स, कम स्पीड से जा रही थी। रिटर्न में स्पीड बढ़ गई तो टोटल लगा 2 आवर्स। तो टोटल ट्रैवल टाइम आने और जाने का मिला के हुआ 3 आवर्स एंड 2 आवर्स, दैट इज़ 5 आवर्स। तो अब एवरेज स्पीड निकालने के लिए जो हमने अभी भी फार्मूला देखा एवरेज स्पीड का, वो लगाया जाएगा, है ना। तो नेक्स्ट हम लोग उस फार्मूले को यूज़ करेंगे। उस फार्मूले में सबसे पहले हम लोग फार्मूला लिख लेते हैं। ठीक, तो जो एवरेज स्पीड का फार्मूला है वो है एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड, है ना। शॉर्ट में हम लिखते हैं टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, जाने में 60 किलोमीटर ट्रैवल किया, लौटने में भी 60 किलोमीटर ट्रैवल किया, तो टोटल डिस्टेंस हुआ 60 + 60। टाइम कितना लगा, जाने में 3 आवर्स, लौटने में 2 आवर्स, तो 3 + 2, 60 + 60 इज़ 120, 3 + 2 इज़ 5, है ना। 5 2 जार एंड 5 4 जार। तो जो एवरेज स्पीड आई वो 20 किलोमीटर पर आवर। तो 20 किलोमीटर पर आवर जो स्पीड है ना, वो जनरली जो हम लोग पहले गेस कर रहे थे कि 25 आएगी, वो सही नहीं है, ये सही माना जाएगा, है ना। तो ये एग्जांपल पूरा हुआ। अब हम लोग आते हैं वेलोसिटी की तरफ। तो वेलोसिटी को हम जो है बिल्कुल डिस्टेंस जैसे ही डिफाइन किया जाता है, ये उसका वेक्टर वर्जन है। ऐसा समझ लीजिए कि जब हम डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम निकालते हैं तो जो हमको क्वांटिटी मिलती है वो कहलाती है वेलोसिटी। हम लोग अब वेलोसिटी को डिफाइन करते हैं। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ स्पेसिफाइड डायरेक्शन इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। मतलब डिस्टेंस एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो वो चल रहा है ऑब्जेक्ट, है ना, यूनिट टाइम में, उसको हम लोग वेलोसिटी बोलते हैं। या इसकी दूसरी डेफिनेशन है, वो भी वैलिड है, सिंपल है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का फार्मूला है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, है ना। तो इतना ही नहीं, इसके साथ अपन को डायरेक्शन भी बताना रहता है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम अगर स्पीड से कंपेयर करेंगे तो वहाँ पे था ऊपर में डिस्टेंस और नीचे टाइम। तो ये इसमें जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें डायरेक्शन बताना भी ज़रूरी है ना। जैसे कि स्पीड में डायरेक्शन हम नहीं बताते हैं, लेकिन इसमें डायरेक्शन बताना है और उसको भी ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। तो इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। और साथ में इसकी जो यूनिट है वो वही रहती है जो स्पीड की है, और उसका डायमेंशन फार्मूला भी वही रहता है जो स्पीड का है ना। तो अगर स्ट्रेट लाइन मोशन हो रहा है सीधा, तो फिर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम होते हैं, और इसी तरह से स्पीड और वेलोसिटी ये दोनों सेम आते हैं, है ना। तो जो हम बेसिक प्रॉब्लम्स जब सॉल्व करेंगे इन दोनों की, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट वाली या स्पीड वेलोसिटी वाली, तो उन सब में ये दोनों टर्म हम कई बार इंटरचेंज कर ले जाएंगे, है ना। कई बार हम स्पीड की वेलोसिटी भी यूज़ कर लेंगे, ये मानते हुए कि वो सभी जो भी नॉर्मल क्वेश्चंस हैं वो सब स्ट्रेट लाइन मोशन वाले। अदरवाइज़ जो भी अलग से क्वेश्चन बनाए जाएंगे उनमें क्लियर कट आपको डिफरेंस पूछा जाएगा कि स्पीड और वेलोसिटी अलग अलग बताइए, है ना।
तो इस तरह से हमने अभी वेलोसिटी को देखा। तो इसमें एक दो इसके ऐसे एग्जाम्पल हैं जो हमको ज़रूर देखने चाहिए, जिससे हमको पता लगता है कि वेलोसिटी में डायरेक्शन इम्पॉर्टेंट है। जैसे अगर एक ऑब्जेक्ट जो है वो अगर सर्कुलर मोशन में चल रहा है ना, तो मान लो यहाँ पे एक पर्टिकुलर मोमेंट पे ऑब्जेक्ट की अभी वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकंड इस तरफ, है ना, अगर हम कहें तो नॉर्थवर्ड्स, तो फिर वो रोटेट होके यहाँ पे आया और उसकी हमेशा जो वेलोसिटी है वो टेंजेंशियल रहती है। तो यहाँ पे भी उसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड है, लेकिन उसका डायरेक्शन जो है वो वेस्ट वर्ड्स हो गया है ना। हम बना सकते हैं डायरेक्शन, दिस इज नॉर्थ एंड दिस इज ईस्ट। तो ये दोनों वेलोसिटी सेम नहीं कही जाएगी, ठीक है। क्यों नहीं कही जाएगी? क्योंकि दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है। हाँ, दोनों की स्पीड सेम है, मतलब पार्टिकल की ए जगह पे और बी पोजीशन में जो स्पीड है वो सेम है, बट वेलोसिटीज आर डिफरेंट, है ना। तो वेलोसिटी वाइज अगर डिफरेंस है तो वहाँ पे एक्सेलरेशन भी आने लगता है, और यही एक्सेलरेशन बाद में जो हमको यहाँ दिख नहीं रहा, लग रहा है कि ये सेम वेलोसिटी है, लेकिन ये वेलोसिटी सेम नहीं है, ओनली स्पीड इज सेम। तो ये जो डिफरेंस ऑफ वेलोसिटी है, आगे चल के हम इसको डिफरेंस ऑफ वेलोसिटी को नाम देंगे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, है ना। ये जो कि चेंज इन वेलोसिटी है हमको केवल डायरेक्शन के कारण दिख रहा है, मैग्नीट्यूड के कारण नहीं दिख रहा है। तो जो चेंज ऑफ वेलोसिटी ये होगा, दिस चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम विल बी कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो अभी हमने क्या देखा कि ये जो दो मेजरमेंट्स हैं स्पीड के, है ना, स्पीड्स आर सेम बट वेलोसिटीज आर डिफरेंट बिकॉज द डायरेक्शंस आर डिफरेंट। तो फॉर टू वेलोसिटीज टू बी सेम, मान लो दो वेलोसिटीज हैं वी ए और वी बी, है ना, एक वी ए की वेलोसिटी और वी बी की वेलोसिटी सेम तब होगी जब दो चीज़ें बराबर होंगी। पहले दोनों का मेजरमेंट सेम होना चाहिए, measurement should be same, and direction should also be same। तो अगर एक भी चीज़ बदली तो वो वेक्टर इक्वल नहीं कहे जाते हैं, मतलब ये वेलोसिटी सेम नहीं होगी। हाँ, अगर हम स्पीड की बात करते तो हम बोल सकते थे कि स्पीड एट ए इक्वल टू स्पीड एट बी, ठीक है। तो ये डिफरेंस हमको समझ में आना चाहिए स्पीड और वेलोसिटी का। वेलोसिटी के लिए डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान में रखा जाएगा। और भले स्पीड बराबर है लेकिन वेलोसिटी बराबर नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं कि वेलोसिटी बराबर हो। नाउ वी कम टू वन मोर टर्म दैट इज़ कॉल्ड एक्सेलरेशन। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ टाइम इज़ कॉल्ड इट्स एक्सेलरेशन। इसका मतलब है किसी भी ऑब्जेक्ट जिसकी वेलोसिटी में चेंज आ रहा है ना, तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम अगर कर देंगे तो कितने टाइम में कितनी वेलोसिटी चेंज हुई, जो चेंज इन वेलोसिटी है न्यूमरेटर में रखना है अपने को, और कितने टाइम में ये चेंज आया उसको अपॉन में करना है ना, डिनोमिनेटर में। तो हमको जो नंबर मिलता है दैट इज़ कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज़ कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो यहीं से इस फॉर्मूले से इसकी यूनिट भी हम लोग एसआई यूनिट भी बना सकते हैं। तो यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन सिंबल उसका ए लिखते हैं अक्सर। चेंज इन वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी की यूनिट हमको लिखना है एसआई यूनिट। तो वेलोसिटी की यूनिट हुई मीटर पर सेकंड, और जो नीचे लिखना है वो टाइम की यूनिट लिखना है पर सेकंड। तो इसको मीटर पर सेकंड स्क्वायर या इस तरह से भी इसको लिखा जाता है ना। तो जो ऐसा ही यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन वो है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फिर इसका डायमेंशन फार्मूला भी हम लोग को जानना चाहिए। तो ए का डायमेंशन फार्मूला होगा, अगर हम इन यूनिट्स को डायमेंशन वाइज लिख लें, ये मीटर है, ये लेंथ की यूनिट है, अपॉन में सेकंड टाइम की यूनिट है, और फिर से अपॉन में है ये भी टाइम की यूनिट है, तो ये बनेगा L_t-2। या फिर इसको पूरा लिखना चाहें तो भी ठीक है, m0L1t-2। तो इस तरह से हमने एक्सेलरेशन का डायमेंशन फार्मूला भी देख लिया। अब इसके बारे में एक्सेलरेशन मतलब किस चीज़ को बताता है कि वेलोसिटी कितनी चेंज हो रही है ना, ये अपने को ध्यान रखना चाहिए। So whenever there is change in acceleration, that means velocity is changing, है ना, either it is increasing or decreasing। तो इंक्रीजिंग वेलोसिटी में पॉजिटिव एक्सेलरेशन आता है ना, ये भी अपन को समझ लेना चाहिए कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन का मतलब क्या है ना। पॉजिटिव एक्सेलरेशन का मतलब है वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, और
नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब है वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, है ना। कम होने वाली वेलोसिटी को नेगेटिव एक्सेलरेशन भी बोलते हैं, और इसका एक और नाम है रिटार्डेशन या डेसिलरेशन भी उसको बोला जाता है। तो जब हम रिटार्डेशन की बात करते हैं, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कम हो रही है, उसको किसी भी तरीके से या तो ब्रेक लगाकर या इंजन को ऑफ करके किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को कम किया जा रहा है, उसमें रिटार्डेशन लगा हुआ है ना। या एक्सेलरेटर जब ऑन कर देते हैं तो वेलोसिटी बढ़ने लगती है किसी भी व्हीकल की, और उसको पॉजिटिव एक्सेलरेशन और कई बार सिंपली एक्सेलरेशन बोल दिया जाता है, ठीक है।